ओके सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट +2 क्लास फिजिक्स के यूनिट 8 का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक होगा कि किसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन के किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा कि जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम का कोई एक ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट मान लेते हैं इसको हम लोग। ये हमारा न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस ई एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, और ये हमारा nth ऑर्बिट है और इसका जो रेडियस है वो rn है और इसमें जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो आपकी vn है। ठीक है, तो हमने कुछ डेरिवेशंस की थी प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस टॉपिक में, तो वहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन यूज करेंगे। जैसे हमने पहला कॉन्सेप्ट यूज किया था वहां पर कि L इज इक्वल टू NH अपॉन 2πr होता है, तो इसी को यूज करके हमने वहां से लिख लिया था nth ऑर्बिट के लिए MVN RN, L का वैल्यू होता है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2πRN। ठीक है, और दूसरा हमने यूज किया था सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने लिखी थी MVN स्क्वायर अपॉन RN इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1 अपॉन 4πε0 E स्क्वायर अपॉन RN स्क्वायर। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, डिटेल देखना है तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए इसके। ठीक है, अगर हम एक ही चीज सभी लेक्चर में बार बार बताएंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए जो पहले हो चुका है, पढ़ चुके हैं आप लोग, या जो लेक्चर पहले बन चुका है उसको पहले देखिए और उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप देखने आइए। सो MVN स्क्वायर अपॉन RN, यहाँ से RN हमने RN स्क्वायर एक पावर कैंसिल कर दी थी, तो हमने यहाँ पर MVN स्क्वायर लिया था, जिसे इक्वेशन नंबर शायद 1 दिया था हमने, तो ये आ गया 1 अपॉन 4πε0 E स्क्वायर अपॉन RN। राइट, तो ये इक्वेशन हमारी आज यूज होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ड्राइव कर लिया। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, राइट। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो पता है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो इन दोनों को हम बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, हाफ mv स्क्वायर। तो जब हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, दैट इज vn स्क्वायर। ठीक है, हाफ mvn स्क्वायर आ गया। राइट, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, मैंने पहले कहा मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। MVN स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होता है, तो अगर मैं इसको दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, या फिर आप MVN स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से यहाँ लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चों, हाफ एज इट इज लिख देंगे और अंदर MVN स्क्वायर का वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, जो है 1 अपॉन 4πε0 E स्क्वायर अपॉन RN। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। राइट, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए नाउ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है फर्स्ट यूनिट में, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट R मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है
उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 चार्ज अपॉन आर, चार्ज क्यू अपॉन आर। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे इसको थोड़ा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस ई चार्ज है, और ये हमारा nth ऑर्बिट है जिसका रेडियस Rn है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। कहाँ निकाल रहे हैं, इन nth ऑर्बिट एट डिस्टेंस Rn। तो इस पॉइंट पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एट Vrn कितना हो जाएगा, 1/4πε0। अब पोटेंशियल किसके कारण है, न्यूक्लियस के चार्ज के कारण। तो चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा E अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा आपका Rn। तो बच्चों ये तो हो गया यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो मल्टीप्लाइड बाई चार्ज करना होता है पोटेंशियल को, ठीक है। तो इसका जो चार्ज है वो क्या है, -E, राइट। तो ये हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल लिख लिया हम लोगों ने, 1/4πε0 E अपॉन Rn मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, दैट इज -E, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 1/4πε0 एज इट इज आ गया, E इंटू ई हो गया आपका E स्क्वायर डिवाइड बाई Rn। ये हो गई बच्चों आपकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। देयरफॉर टोटल एनर्जी E हम निकाल लेंगे nth ऑर्बिट में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने किया हुआ है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो वेरी सिंपल, काइनेटिक ये हमारी, इसको लिखिए 1/4πε0 E स्क्वायर बाई Rn प्लस काइनेटिक है पर ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 1/4πε0 E स्क्वायर बाई Rn, राइट। ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, दिस टर्म एंड दिस टर्म दोनों सेम है, बट ये हाफ है और ये फुल है 1। तो हाफ -1 कितना होता है, हाफ -1 होता है -हाफ। तो ये आंसर रह जाएगा आपका -1/2 इंटू 1/4πε0 E स्क्वायर बाई Rn, राइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें Rn की वैल्यू भी पुट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एनर्जी है वो Rn में कैलकुलेट की है इन टर्म ऑफ रेडियस। लेकिन हम रेडियस को भी रिमूव कर दें तो कुछ बेसिक का टर्म्स में, ये बेसिक कांस्टेंट जो होते हैं उनमें ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता है Rn की वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m E स्क्वायर। ये हमारे पास Rn की वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे तो En कितना आ जाएगा, En इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा, ये 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर अपॉन Rn की वैल्यू रखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, पाई m E स्क्वायर। लेट्स सॉल्व आउट दिस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बस यही कैंसिल होगा एक टर्म, माइनस me⁴ डिवाइड बाय 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाएगी एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो होगी -me⁴ अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, राइट। अब अगर इन सभी कांस्टेंट्स की आप यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है, तो जैसे m हो गया, E हो गया, 8 हो गया,
एच एन तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या 1 2 3 4 है, इसकी वैल्यू तो हम नहीं लगाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिनोट करेगा। और एच और एप्सिलॉन की हम सबकी वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, राइट। तो हम इन सबकी वैल्यू अगर यहाँ रख देते हैं तो ई एन कितना हो जाता है आपका, देखिए ई एन माइनस वैल्यू रखते जाइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाई ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और इसकी पावर 4 है, डिवाइड बाई 8 इंटू एन स्क्वायर को वैसे रहने दीजिए, इंटू एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.26 इंटू 10⁻34 और इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻11 और इसका भी क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो जब ये सारी टर्म्स आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी देखिए। ओके, तो इसको यहाँ पर जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सभी को, तो आपको यहाँ पर ई एन की वैल्यू मिलेगी जो आएगी -2.17 इंटू 10⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल में, ठीक है। लेकिन एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्टडी करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। तो हमें ये जूल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जितनी ये एनर्जी आई है इसको हमें 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हमारा यूनिट जूल था ये अब आपका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास बच जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक टर्म है, फॉर्मूला है, फैक्टर है, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात और क्लियर आप कर सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर विद नेगेटिव वैल्यू। ये नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी टोटल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आती है तो वो हमारा एक बाउंडेड सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। मतलब जहां पर आप एनर्जी निकाल रहे हैं वो एक बाउंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो एनर्जी निकाली है वो हाइड्रोजन एटम की निकाली है। तो हाइड्रोजन एटम में देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बाउंड करके रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बाउंडेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है। अगर हमें इन्हें अलग करना होगा तो हमें इसकी एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। इसकी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। जब इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इसकी एनर्जी जीरो कैसे होगी, इसकी जो एनर्जी है देखो, इसकी एनर्जी है नेगेटिव, दैट इज -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। अब इसमें इतनी ही एनर्जी अगर हम ऐड करेंगे किसी भी ऑर्बिट में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमें इतनी एनर्जी इसमें ऐड करनी पड़ेगी तब इसकी अपनी एनर्जी जीरो होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए हमें उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का इंपॉर्टेंस है या यहाँ पर इसका कंक्लूजन है। दूसरी बात, एन यहाँ पर एन स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो एन के रेसिप्रोकल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रेसिप्रोकल है, लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जितना बड़ा आपका ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट साइज होगा, उतनी ही एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। रेसिप्रोकल लेके कम नहीं करना आपने इसको, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव इसकी रेसिप्रोकलिटी को खत्म कर रहा है एक तरह से। तो आप ये रखेंगे कि जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं एनर्जी लेवल ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो आवर टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट में जो हमने एनर्जी फाइंड आउट की वो निकाली हम लोगों ने, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन
n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिट या इन फर्स्ट ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन आपका पहले ऑर्बिट में है तो n आपका 1 हो जाता है। n अगर आपका 1 हो गया तो E1 कितनी आई आपकी, E1 हो जाएगी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इज इट राइट? समझ आ रहा है? पहले ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसी तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे भी थोड़ा डिटेल में। इन सेकेंड ऑर्बिट आपका n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E2 लिखते हैं हम उसको। अब इसी फॉर्मूले में हमने n का वैल्यू 2 रखना है, तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये एनर्जी आपकी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है। इसी तरह से आप थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हो जाएगी -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो ये लगभग -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से लेटर से हम E4 भी निकाल लेते हैं, एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E4 हो जाएगी -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऑर्बिट्स में जाने पर उसकी कितनी एनर्जी होगी। जैसे लेटर से दैट ये आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाता है मान लीजिए, और ये उसका पहला ऑर्बिट आ गया। ठीक है, मैं आधा सा ही बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होगी E1, और E1 मतलब पहले ऑर्बिट की एनर्जी रहेगी उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसका दूसरा ऑर्बिट आ गया मान लीजिए, तो जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है बच्चों वो रहेगी आपकी E2, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी भी कहलाएगी, और ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट भी कहते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो पहले ऑर्बिट की एनर्जी है इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कह देंगे, क्योंकि ये उसका पहला ऑर्बिट है, ग्राउंड ऑर्बिट है, होम ऑर्बिट है, तो ये उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। दिस विल बी नॉन एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड एनर्जी और ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, बाकी जो ऑर्बिट्स आगे 2 3 4 ये उसके एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएंगे। ये क्या होंगे उसके एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो E2 होगा उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E2 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। E3 को क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और E4 को क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्योंकि उसका जो ग्राउंड स्टेट है, देखो अब थोड़ा हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर लेट अस से दैट ये इसका ग्राउंड स्टेट आ गया। लेट अस से दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, और ये हम ऊपर को इसकी एनर्जी ड्रॉ करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं अब। ठीक है, ये आ गया उसका n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब अपर डायरेक्शन में हम उसकी एनर्जी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है E1, जो आपकी -13.6 है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया एनर्जी को। ठीक है,
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी n इक्वल टू 1, मतलब ये इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। क्या होगी इसकी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलेंगे आप इसको। क्या बोलेंगे आप इसको? फर्स्ट एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल आप इसको नाम देंगे, ठीक है। अब हम n इक्वल टू 2 होता है तो एनर्जी कितनी होगी? देखो हमने कैलकुलेट की ऊपर E2 का एनर्जी कितना है? E2 का एनर्जी है -3.4 और E1 का एनर्जी कितना है? E1 का एनर्जी है -13.6। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? अगर आप E2 माइनस E1 करेंगे तो वो आएगा आपका लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले और दूसरे ऑर्बिट में की एनर्जी में कितना डिफरेंस है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये हम यहाँ पर E2 बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गई आपका सेकंड एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये आ जाएगा आपके पास कितनी एनर्जी है इसकी? -3.4। और इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 का है, ठीक है। अब अगर ये जो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी है, इसे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। वी शैल नेम इट एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है आपकी बच्चों? ये है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल तो दूसरा है ये, लेकिन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट होगी, क्योंकि होम ग्राउंड या होम स्टेट कौन सी है उसकी? n इक्वल टू 1। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इनर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा, फिर वहां से वो जंप करके सेकंड स्टेट में जाएगा। तो सेकंड स्टेट को जाएगा तो पहली बार एक्साइट हो रहा है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है उसकी? E2, और उसकी एनर्जी है -3.4। अब हम n इक्वल टू 3 के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये जो मैंने गैप बनाया था यहाँ पर एनर्जी गैप, इसे एनर्जी गैप कहते हैं। लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिस्टेंस है इसे हम एनर्जी गैप कहते हैं। अब हम E3 निकालते हैं, तो E3 हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही। E3 हमारा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि E2 सेकेंड एनर्जी का जो लेवल है वो कितना है हमारा? सेकेंड एनर्जी का लेवल है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आप E3 माइनस E2 कैलकुलेट करते हैं, E3 माइनस E2, सेकेंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कितना है? तो जब आप उसको माइनस करेंगे तो वो लगभग आपके पास कितना आएगा? देखिए 3.4 माइनस 1.5 करना पड़ेगा, 1.9 कितना आ जाएगा? 1.9 का कितना गैप है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले दो एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस था वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो आएंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1.9 रह गया, मतलब कम रह गया। तो हमें वो इसका थोड़ा क्लोजर बनाना है, उसको नजदीक शो करना है। तो जितना डिस्टेंस ये हमें इसके थोड़ा इसे कम रखना है। यहाँ जैसे बना लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा E3, और E3 की जो एनर्जी है वो हो जाएगी आपकी E3 का एनर्जी है -1.5। E3 का एनर्जी कितना है? -1.5। और इसके बीच में जो एनर्जी गैप है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब मैंने कहा था इसको जरा ध्यान से देखना कि फर्स्ट और सेकंड में जो एनर्जी गैप है वो 10.2 का है, सेकंड और थर्ड में एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, मतलब एनर्जी गैप जो है वो कम हो गया। अब इसी तरह से अगर आप E4 देखेंगे तो आप देखेंगे कि E4 का जो एनर्जी है वो 0.85 है माइनस के साथ, ठीक है। अब उसका E3 में से जब आप माइनस करेंगे तो E3 की एनर्जी है 1.5 और फोर्थ की एनर्जी है 0.85। तो इसको माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा? देखो 0.65, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ एनर्जी स्टेट आ जाएगी, ठीक है, E4। और इसकी जो एनर्जी है बच्चों वो है 0.85,
और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है आपका 0.65। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच का एनर्जी गैप जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह से एट लास्ट जाके धीरे ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन्स लगा दीजिए और लास्ट में जाके आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं रहता है। एनर्जी गैप पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, जब एनर्जी गैप पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाएगा तो आप यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐसे कुछ लाइन्स लगा देंगे और यहाँ पर आप इन्फिनिटी का एनर्जी जब आप निकालेंगे तो इन्फिनिटी पर एनर्जी हो जाएगी -13.4 अपॉन एन स्क्वायर। एन का वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर हो जाएगा 0, मीन्स लास्ट एनर्जी स्टेट आपकी 0 आएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपका फ्री स्टेट में चला जाएगा। फ्री स्टेट मीन्स अब वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड नहीं रहा है। तो ये आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, ऑफ हाइड्रोजन एटम आती है। तो इसे ध्यान से समझिए कीजिए, क्योंकि इसके आगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आएगा तो वहां पर हमें ये फिर से यूज करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।